नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी डायलॉग तमिलनाडु पल्स 2026 में। मैं हूं निखिल सिंह और तमिलनाडु की धरती संत तिरुवल्लुवर की वाणी जहां गूंजती है, जहां प्रगति और परंपरा एक साथ चलती है और जहां इन चुनावों में सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है बल्कि यह कहा जा रहा है कि यह विचारधारा की भी लड़ाई है। तो ऐसे में हम अपने विशेष मेहमानों से, हमारे साथ में डॉक्टर पीएस विजय राघवन जो कि एडिटोरियल इंचार्ज हैं राजस्थान पत्रिका के और यहां की राजनीतिक नब्ज को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो जब हम तमिलनाडु पल्स की बात करते हैं तो यहां की नब्ज की जानकारी, यहां जनता कैसे सोचती है, इस विषय में ये सारी जानकारी डॉक्टर विजय राघवन देंगे। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ में प्रोफेसर एस चांद बीवी जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से, वो भी हमारे साथ में हैं। तो इन दो विशेष मेहमानों के साथ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन चुनावों में दरअसल तमिलनाडु की जनता क्या कुछ सोचती है, उसका अपना क्या विचार है और कौन से मुद्दे यहां पर हावी हैं। क्योंकि यह कहा जा रहा है कि यहां पर सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है, पर्सनालिटीज की लड़ाई है। और ये लड़ाई किन किन चीजों में है और किस तरह से ये चुनाव अलग होने जा रहे हैं। तो इन दो खास मेहमानों के साथ में हम इस लड़ाई को, इस संघर्ष को, राजनीतिक कुश्ती को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर विजय राघवन आपके साथ शुरुआत करें, कैसे ये चुनाव डिफरेंट होने जा रहा है। क्योंकि जब हम साउथ की राजनीति की बात करते हैं और खासतौर पर तमिलनाडु की बात करते हैं तो कहते हैं यहां सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि विचारधाराओं की लड़ाई है। क्या सच में विचारधाराओं की लड़ाई है या राजनीतिक नैरेटिव है एक जो गढ़ा जा रहा है इन चुनावों में ताकि विकास की बात दूर हो सके, भावनात्मक मुद्दे सामने आ सके? कैसे देखते हैं इन चुनावों को? तो सबसे पहले ये 17वीं विधानसभा का चुनाव है। 16 चुनाव हो चुके हैं और यहाँ पर जो 1967 के बाद जो बदलाव आया उसके बाद से द्रविड़ दलों का ही शासन रहा है तमिलनाडु में। यह चुनाव भी मोटे तौर पर देखा जाए तो दो द्रविड़ दलों के बीच में ही है। डीएमके का गठबंधन है, एडीएमके का गठबंधन है, एनडीए और जो है इंडिया ब्लॉक की टीम यहाँ पर आमने सामने भिड़ी थी। मोटे तौर पर विचारधारा की लड़ाई भी है। विचारधारा की लड़ाई इसलिए है कि जो डीएमके सरकार है द्रविड़ मॉडल के जो कार्य हैं उनके आधार पर चुनाव में लोगों से वोट मांग रही है और उसका जो हमेशा आरोप प्रत्यारोप जो भी रहा केंद्र सरकार के खिलाफ ही रहा है जी। दूसरी ओर देखा जाए तो अन्ना द्रमुक की ओर से बीजेपी साथ है, केंद्र में सत्तासीन पार्टी है। तो यहाँ विचारधारा की लड़ाई है कि उत्तर और दक्षिण की एक विचारधारा की लड़ाई हमेशा रही है। हमेशा ये बात आती है कि भाई भाषाई आंदोलन रह जाए या किसी भी तरह के नीतिगत निर्णय है जो राज्य के अधिकारों की बात होती है। खासकर डीएमके हर बार जब भी उनसे एक मसला खड़ा होता है केंद्र सरकार के खिलाफ तो ये कहती है स्वायत्ता जरूरी है राज्यों की। तो ये विचारधारा की लड़ाई तो द्रविड़ पार्टी की हमेशा रही है और आज भी उनके चुनाव में यह मुद्दा जो है बहुत ही अहम है। और खासकर जब बात विश्व देश भर में जो परिसीमन की आ रही है और जनगणना की बात आ रही है तो परिसीमन के बाद राज्यों के अधिकारों की कहीं तिलांजलि नहीं दे दी जाए तो इस पर भी जो है डीएमके बड़ी सख्त है। तो एक तरह से देखा जाए तो विचारधारा के अपने जगह पर चल रही है। हाँ, आपने जो केंद्र और राज्यों की लड़ाई की बात की, मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ फिर मैम आपके पास आता हूँ कि लेकिन इसमें साथ साथ दूसरा जो पक्ष है वो ये भी कह रहा है कि यहाँ पर अगर एक पक्ष की सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार भी बनेगी, विकास भी तेज होंगे, उसकी गति तेज होगी। तो इसको कैसे देखेंगे? डबल इंजन की सरकार देखा जाए तो विकास के लिए जरूरी है। मेरा मायना, मैं निजी विचार अपने रख रहा हूँ। लेकिन अगर यही बात जो है डीएमके कहती आ रही कि संघ और राज्यों में बेहतर तालमेल की आवश्यकता है, समन्वय की आवश्यकता है ताकि तरक्की हो। लेकिन किसी राज्य की उपेक्षा इस वजह से नहीं होनी चाहिए कि दो पार्टियों के बीच में जो है तालमेल नहीं है क्योंकि केंद्र में विरोधी पार्टी है और राज्य में सत्ता पार्टी है। विकास की बात करें तो तमिलनाडु का पिछले 5 सालों का विकास जो है टेम्पो जो है तारतम्य नजर आता है। सरकार का दावा है कि यहाँ की जो जीडीपी की रेट है वो 11.2% है। हम औद्योगिकीकरण देख सकते हैं। रोजगार की दृष्टि से मैं ये नहीं कहूंगा कि जो बेरोजगारी यहाँ नहीं है, बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ पर है। लेकिन सरकार की ओर से यहाँ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हो रहे हैं ताकि जो युवाओं को प्रशिक्षित करके स्वरोजगार दिया जाए, उसकी एक मुहिम चल रही है। सरकार अपनी ओर से यहाँ प्रयास करी लेकिन ये वैचारिक मतभेद है वो हमेशा से रहे और आगे भी रहेंगे। जब मोदी जी की यहाँ रैली हुई उन्होंने डबल इंजन की बात की, अमित शाह जी ने जब यहाँ रैली हुई डबल इंजन की बात की। लेकिन राज्य कह रहा है कि हम हमारे बूते
जितने भी यहाँ विकास कार्य हैं वो हम हमारे बूते कर रहे हैं। केंद्र से हमें उतना सहयोग नहीं मिल रहा है जो भाजपा शासित राज्यों को मिल रहा है। दरअसल जब इसके बारे में AIADMK और बीजेपी के लोगों से बात कही जाती है तो वो बताते हैं कि कितने फंड्स उन्होंने रिलीज किए हैं और किस तरह से रेलवे का बजट उनका अगर 2004 से 2014 और 2014 से 2024 के बीच में सिर्फ कहा जाए तो वो 7 गुना ज्यादा है। वो ये बताते हैं कि किस तरह से जब फंड एलोकेशन की बात होती है तो 2004 से 2014 के बीच में 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, अब 5 लाख करोड़ से ज्यादा दिए गए। वो उसको कहते हैं कि हमने 3 गुना ज्यादा दिया। बहरहाल उस बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी जानने की कोशिश करेंगे मैम आपसे कि जब हम महिला आरक्षण की बात करते हैं, डिलिमिटेशन की बात करते हैं, ये इशू कितना बड़ा है और लोगों के जेहन में है, क्योंकि बात यह हो रही है कि असेंबलीज में और पार्लियामेंट में, लोकसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए। कितनी जल्दी मिलना चाहिए, क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है, क्योंकि ये भी देखने में आ रहा है कि चाहे वो डीएमके हो, कांग्रेस हो, दूसरे दल, वो कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्या है। लेकिन जल्दबाजी इस बात की भी है जो इसके पक्ष में है कि भाई 2029 तक आरक्षण अगर महिलाओं को मिल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। आपका टेक क्या है इसमें? आरक्षण के बाद ऑलरेडी कहते कहते बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। तो 33 जब अब 50% है विमेन, तो 33% भी और 1/3 भी बहुत कम है। क्यों? जब घर चला सकते हैं। इस इंडिया में तो प्राइम मिनिस्टर भी लेडी रह चुकी है, आजकल तो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, कुछ पार्टीज में भी रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं, हर जगह पे रह चुके हैं। तो पार्लियामेंट में, इलेक्शंस में 33% का क्या कमी है? क्यों नहीं आना चाहिए? इसलिए मेरे ख्याल से इलेक्शंस में और पार्लियामेंट में और पॉलिटिक्स में लेडीज को आगे बढ़ना है। बढ़ने के लिए जब भी एक बंदा वीक होता तो उन लोगों को रिजर्वेशन तो देते हैं, यही तो फंडामेंटल है रिजर्वेशन का। जब ये फंडामेंटल है तो विमेन को भी रिजर्वेशन होना का बहुत जरूरी है। कितना जल्दी आ सकता उतना जल्दी आ सकते हैं। हाँ, इसमें एक बात है। बात क्या है? अगर जल्दी हम लाएंगे तो जो भी उसके पोजीशन को तैयार नहीं हुए उन लोग आ जाएंगे, पीछे से मेल मेंबर उनको ऑपरेट करेंगे। ये है, लेकिन कब तक है? एक बार आ गए, बैठ गए, फर्स्ट टर्म तो करेंगे, हमेशा तो कोई तो नहीं कर पाया है ना। देन सेकंड टर्म तो उन लोगों को कम से कम 5 साल उन लोग देख लिए तो ऑटोमेटिकली उन लोग आगे आ जाएंगे। इसीलिए पहले इलेक्शन पार्टिसिपेशन के लिए रिजर्वेशन चाहिए। एक पर्टिकुलर स्टेज आएगा जिसपे ऑटोमेटिकली लेडीज आना शुरू करेंगे, तब रिजर्वेशन रोक भी सकते हैं। तो तमिलनाडु के इन चुनावों में ये एक मुद्दा है। आपको लगता है कि जो आधी आबादी है, जो विमेन, हमारी जो महिला शक्ति है, वो ये इस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट करेगी इस बार? देखिए, तमिलनाडु का हम सोचेंगे तो विमेन का एक पावर तो है। वो विमेन पावर तो डिफरेंट क्लासेस में उन लोग बांटे लगे हैं। तो जो पढ़े लिखे हैं उन लोग अलग होते हैं, जो मिडिल काम करते हैं, यंग अब तो प्रोडक्टिव एज में जो भी है 25 to 40 उन लोगों का अलग है। और अभी नया वोटर्स है 18, उन लोगों को कुछ भी अर्लियर एक्सपीरियंस क्या है, पहले का एक्सपीरियंस क्या है, क्या उन लोग जानते नहीं है, उन लोगों का अलग होगा। और बेसिक क्लास एक है जो अपना बेसिक नेसेसिटी के लिए हर दिन लड़ते रहता है, उनका मतलब एंड उनका नेसेसिटी अलग है। तो इसको हम टोटली महिला करके एक मुद्दा से हम ऐसा नहीं देख सकते हैं। इसको ग्रुप्स में बांटना है, एज वाइज बांटना है। लेकिन तमिलनाडु का महिला बहुत क्लियर है, बहुत अच्छे से एक इकोनॉमिकली बहुत कम रहते हैं, कम स्टेज पे रहते हैं। वो महिला भी आज का पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, इनका मैनिफेस्टो में क्या है, इतना नॉलेज तो है। अगर वो हम लोएस्ट क्लास को लेंगे, लोएस्ट क्लास तो ये चाहेंगे मेरा हर दिन का जरूरी चीज क्या है, पानी है, राशन है, करंट है, समर से ना करंट तो जरूरत है, और एक पीसफुल कम्युनिकेशन जैसा बस वगैरह का फ्री करे हैं। इस पे मेरे घर कैसा चलेगा यही देखेंगे। और काम चाहिए उन लोगों को, हमें चाहिए काम चाहिए, उन लोगों को फ्री भी चाहिए, उन लोगों को अपना जिंदगी चलाने के लिए चाहिए। जब उसके ऊपर जो क्लास है, लेकिन मैं माफी मांग के कहूंगी, एक क्लास है 25 to 40, ये जनरेशन
इतना ज्यादा सोचता नहीं है। अगर एक दिन मिल गया तो वो भी तो एक छुट्टी के दिन हो गया उनके मतलब में। इतना पेन लेके उन लोग इसी से हर चीज मिलना सोचते हैं। वो जनरेशन एक है, उन लोग किस तरफ पलटेंगे इसमें ज्यादा लोग मेरी ख्याल से वोट भी देने नहीं आएंगे। एक दिन मुझे छुट्टी मिल गया, मैं कौन से एंटरटेनमेंट में लग जाऊं ये सोचते होंगे। अगर अबव 40 है वो लोग सीरियस होते हैं, इसके पहले भी कुछ इलेक्शंस देख चुके हैं, वो लोग एनालिसिस कर सकते हैं किसमें फायदा है, फ्रीबीज होना नहीं होना चाहिए, इसमें रिजर्वेशन कौन पे आएगा नहीं आएगा, ये हर चीज उन लोग सोचेंगे। इसलिए हम महिला के मतलब 18 साल से 100 इयर्स तक एक कैप्शन में हम नहीं तल पाएंगे, इकोनॉमिक क्लास डिविजन से एंड एज ग्रुप से। इसके हिसाब से देखेंगे, अपने अपने तरफ से वोट देंगे, लेकिन वोट देंगे। जी चलिए, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि वोट देने के लिए लोग बाहर निकलेंगे। मैं भी अपनी तरफ से एक बार फिर से अपील करूंगा कि वोट देने के लिए लोग जरूर आए। जैसा कि मैम ने कहा कि कई बार लोग वोट देने घर से नहीं निकलते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो भी कैंडिडेट आपको पसंद हो, जो भी पार्टी आपको पसंद हो, उनको वोट देने के लिए आप आए। डॉक्टर विजय राघवन, फिर इशू आता है डीएमके वर्सेज AIADMK, इनका जिस तरह से ये पूरी सियासत चली है, क्या आपको लगता है कि ये पर्सनालिटीज की लड़ाई, जब हम एम.के. स्टालिन और पलानीसामी की बात करते हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं, किसको एज मिलता है, और आम जनता के बीच में क्या मैसेज है इस पूरी पर्सनालिटी की लड़ाई को देख के? जी, खासकर एम.के. स्टालिन सीएम साहब की बात करेंगे तो ये दूसरा टर्म होना चाहिए अगर वो जीतते हैं तो, और पलानीसामी के लिए भी दूसरा टर्म होगा अगर वो जीतते हैं। दोनों का खास जो अगर मुकाबला है तो इन दोनों के बीच है। लेकिन दो और पार्टियां, जो नई पार्टी टीवीके की विजय, अभिनेता विजय की पार्टी है, और पिछले 15 सालों से कोशिश करते हैं एनटीके, नाम तमिलर कक्षी के संयोजक सीमान की पार्टी भी है, जो पिछले लोकसभा चुनाव में उनका जो है वोट परसेंट 10% से ज्यादा रहा, और वो अपनी रिकॉग्निशन बना पाए इलेक्शन कमीशन के सामने। इन चार मुकाबलों में चारों को अगर देखा जाए तो चारों का अंदाज अलग है। स्टालिन अपनी योजनाओं के जरिए लोकप्रियता हासिल करते हैं, तो इनका जो सार्वजनिक जीवन है, पब्लिक जीवन, वो 50 साल से ज्यादा का है। वो छात्र आंदोलन में सक्रिय रहे। इसी तरह पलानीस्वामी कदम दर कदम उन्होंने पार्टी में अपना कद बढ़ाया। वो भी छात्र जीवन से AIADMK से जुड़े हुए रहे, MGR के साथ काम किया, MGR जयललिता जी ने उनको जो है चुना और पार्टी में बड़ा पद दिया। इसके बाद वो सीएम बने। तो वो भी धरती पुत्र हैं, किसान है, तो जो एक आम आदमी से जो जुड़ाव है जी, स्टालिन की तुलना में पलानीस्वामी का ज्यादा लगता है। अन्य दो पार्टियों की चर्चा करें तो विजय का एक जलवा है, फिल्म इंडस्ट्री से आए हैं, और तमिलनाडु की राजनीति में फिल्म बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है। तो मैडम शायद आगे चर्चा करें। और चौथे जो एनटीके के सीमान है, जो अपने आप में वो भी सीएम के दावेदार है, सीएम पद के। अभी तक उस पार्टी ने एक भी चुनाव नहीं जीता, लेकिन वो अपनी भाषण क्षमता से युवाओं को खासकर जोड़ते हैं, और इस तरह वो अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। तो इन चारों ही नेताओं की अपनी अपनी लोकप्रियता है, और ये जो मुकाबला होगा बहुकोणीय है। और SIR के बाद जब 90 लाख से ज्यादा वोट कट जाते हैं, जो 6.21 करोड़ से 5.21 करोड़ ही है, 2-1 करोड़ है जी, उसमें अब ये मतदाता डिसाइड करेगा कि उसका क्या वो मुद्दा आधारित वोट करे या चेहरा आधारित वोट करे। जी, ये बड़ी बात होगी कि किस तरह से वोट करते हैं लोग। एक मुद्दा जो अभी उठाया, और जो यहाँ पे जिसको मैं कहता हूँ V फैक्टर, यहाँ के चुनावों में विजय फैक्टर, तो इसमें मैं आपसे मैडम ये भी समझना चाहूंगा किस तरह से, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो दक्षिण भारत में दिखाई देता है फिल्मों का राजनीति में, और ये शायद अगर मैं कहूँ तो शुरुआत भी उसकी यहीं से ज्यादा हुई है। किस तरह से आप देखती हैं इसकी एक तो प्रमुख वजह क्या है, और दूसरा किस तरह से इस विजय फैक्टर को इन चुनावों में आप देखती हैं, क्योंकि बहुत सारे इसको लेकर के परिभाषा दी जा रही है कि विजय चुनाव जीते ना जीते, दोनों को डैमेज करेंगे तो किसको डैमेज करेंगे, किंग बन सकते हैं, एक तीसरा कौन हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी किंग नहीं तो किंग मेकर बनेंगे। क्या होगा, आपका क्या आकलन है, आप लोगों से मिलती हैं, जानती हैं? आपका पहले सवाल के मैं कहूंगी, साउथ इंडिया में तो पहले शुरू हुआ MG रामचंद्रन के साथ, लेकिन MG रामचंद्रन नहीं, DMK का पहले के लीडर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे कलिंगर करुणानिधि, इन दोनों का इशू डिफरेंट है। वो भी MGR का इशू बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वो पार्टी अलाइड थीम पे पिक्चर्स कर रहे थे। थीम का पिक्चर्स में आप कभी नहीं, वो स्मोक नहीं करेगा, वो दारू नहीं पिएगा, वो सेकंड मैरिज नहीं करेगा,
एक रोल मॉडल की तरह अम्मा विमेन को रेस्पेक्ट करेगा, अम्मा को बहुत रेस्पेक्ट दिखाएगा, अम्मा का बात नहीं हटा के जाएगा। ऐसे वो थ्रू फिल्म्स वो एक हीरो बन रहा था, रोल मॉडल बन रहा था विथ यंगस्टर्स। इसी में वो पार्टी भी जब शुरू किए तो गाना भी, जैसे मैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कलाइंजर का नाम लूंगी, वो तो स्टोरी भी लिखते थे और वो तो गाना भी लिखते थे। जैसा उसमें काफी डीके का प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजी ये स्प्रेड करते थे। ये लॉन्ग टाइम स्प्रेड करके इसके बाद ही तो पॉलिटिक्स में आए हैं। वो अलग है, वो आ गए हैं। ऑफ कोर्स इनके बाद तो एनटी रामाराव, तभी तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक साथ था, वो भी आए थे। उसके बाद इधर जयललिता के बीच में तो चिरंजीवी जी वो आए थे। चिरंजीवी तो 2008 में शुरू किए अपना पार्टी, ये सोच के जैसे एमजीआर आ गया तो हम भी आ सकते हैं, लेकिन 2011 में मर्ज कर दिया। उसके बाद तो वो टोटली कह दिया मैं हमेशा के लिए पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ रहा हूँ, तो वो सक्सेस नहीं है। अब जो भी इसके बाद तो नाम लेंगे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जयललिता का नाम। जयललिता भी तो पार्टी में जुड़ी थी, एमजीआर के साथ भी थे, पिक्चर्स में भी थे, एक इमेज बन गया, उसके बाद पार्टी में भी थे। इधर तो हीरो वर्शिप दूसरा रकम से उनके पोस्टर्स के ऊपर तो दूध फैलाते हैं, माला फैलाते हैं, बहुत चीज होता है। इसमें मेरी ख्याल से जैसे डीके के प्रिंसिपल्स थ्रू पिक्चर्स कम्युनिटी, टोटल तमिल कम्युनिटी के पहुंचा, इसी वजह से उन लोग पिक्चर से मैसेज चाहते हैं। एंड एक अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट है, ये पिक्चर्स हमारा लाइफ के साथ कनेक्टेड है। ये है आज का हालत तो ऐसा है, कुछ भी कॉलेज में जाके एक स्पीच भी देना है, कम से कम एक पिक्चर का गाना तो रेफरेंस देना ही देना है, तभी स्टूडेंट्स का अट्रैक्शन आप गेन कर पा रहे हैं। जी। तो इस बात को मैं आपसे भी समझना चाहूंगा। दरअसल विजय फैक्टर जो था वो मैं समझना चाहूंगा, किसका वोट ज्यादा डैमेज कर रहे हैं? क्या किंग हो सकते हैं या किंग मेकर रहेंगे? किस तरह का पल्स जब हम बात करते हैं, और इसके आप बड़े निपुण विश्लेषक माने जाते हैं, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप साफगोई से बताएंगे। जी अब विजय फैक्टर एक्स फैक्टर है चुनाव में। अब वो अपने आप में सीएम की दावेदारी के रूप में खुद को पेश कर रहे हैं। गठबंधन के पहले तमाम चर्चाएं थी कि ये गठबंधन, ये पार्टी उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है, वो पार्टी अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। उन सब बातों को दरकिनार करते हुए उन्होंने ये स्पष्ट संदेश अपने समर्थकों, अपने फैंस को दिया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनती है तो उनकी अगुवाई में ही बनेगी। वो उसको लेकर बड़े ही साफ थे। अब बात करते हैं मतों के बिखराव की, या जो वोट अट्रैक्ट जो विजय कर सकते हैं। जी तमिलनाडु में जो लास्ट ईयर के जो चुनाव में, लास्ट टाइम चुनाव तो लगभग 72 से 73% पोलिंग रहा था तमिलनाडु का, और इस बार भी लगभग उसके आसपास ही हम उम्मीद करते हैं, खासकर जब एसआईआर के बाद छंटनी के वोटिंग की जो छंटनी है वोटर्स जी। इसमें जो युवा वोटर है, जो उनको हम मानते हैं 19 से 30 की आयु के बीच की, वो 1.18 करोड़ है। और यह जो बहुत बड़ा तबका है, जो इस बार हमको लगता है कि ज्यादा वोटिंग करने जाएगा ड्यू टू विजन फैक्टर जी। और जहां तक विजय की बात है, वो काफी फेमस है। जो करिश्मा या जो चार्म 1996 के टाइम रजनीकांत का रहा उसके दौर में, उससे ज्यादा क्रेज आज उनकी रैलियों में दिख रहा है, युवाओं में दिख रहा है। हम देख सकते हैं उनकी रैलियों में किस तरह बदलाव आए जी। कुछ पिछले साल की जो दुर्घटना हुई करूर की, उसके बाद से वो मानसिक रूप से काफी उभरे। तो और में हम देख सकते थे कि एक संकुचित हो गए थे, क्योंकि जिस तरह से मीडिया उन पर हावी हुआ, वो राजनीति के लिए नए थे। लेकिन अब वो राजनीति हर दिन के साथ उनकी राजनीति का कद और राजनीति की समझ बढ़ रही है। वो उनके भाषणों में दिख रही है, वो उनसे लोगों के कनेक्ट में दिख रही है। तो युवा वर्ग जुड़ रहा है। दूसरी चीज, जब सरकार के खिलाफ बात करते थे, एक एंटी इनकम्बेंसी वेव तो हम महसूस करते हैं। साथ ही वही एंटी इनकम्बेंसी वेव की जब बात करें तो सरकार विरोधी जो वोट होते हैं वो हमेशा जो है ऑपोजिशन को जाता है। ऑपोजिशन के रूप में यहाँ पे एडीएमके है। एडीएमके का एनडीए गठबंधन, और साथ में विजय खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह देखें तो सत्ता विरोधी लहर की जो वोट है वो हमें स्प्लिट होते दिख रहे हैं। सत्ता विरोधी लहर है, एंटी इनकम्बेंसी लहर जो है वो आप उसको स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं? स्पष्ट रूप से तो नहीं कहूंगा, लेकिन डीएमके सरकार के खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस लगते रहते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा मुद्दा हम देखें तो तस्मा घोटाला जो बीजेपी और ऑपोजिशन उठाता रहा है, लाखों करोड़ के घोटाले की बात है, रेत खनन से जुड़े हुए कुछ मुद्दे उठे थे, तो सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तो लगे हैं। इसके अलावा महंगाई के काफी मुद्दे थे।
जैसे प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिए गए। अगर आप वेस्टर्न तमिलनाडु में जाएंगे तो पूरी इंडस्ट्री जो है टैरिफ हाइक से प्रभावित है। मैं निजी रूप से कई उद्यमियों से मिला, वो एक उस संकट का सामना कर। तो पैचेस में और जो है जोन वाइज डीएमके के खिलाफ अलग अलग मुद्दों को लेकर एक जो है सरकार के खिलाफ इतनी सिंपैथी नहीं है जो पिछले बार थी, वो हम देख सकते। जी एक मैं छोटा सा इसी पे वो चाहूंगा कि चिंता किसको ज्यादा करनी चाहिए, विजय की एआईएडीएमके को या डीएमके को? मुझे लगता है इस चुनाव में ज्यादा चिंता एआईडीएमके को करनी चाहिए, क्योंकि सत्ता विरोधी वोट अगर आपके पास नहीं आते तो आप सत्ता में वापसी का जो है आपका जो मार्ग है वो बंद हो जाता है। अगर 3 वोट एडीएमके को पड़ने चाहिए थे, उसकी बजाय अगर 1 या 2 ही पड़ रहा है तो इसका लाभ किसको होना चाहिए? तो जो कहीं ना कहीं मैं पाता हूँ एडीएमके गठबंधन से माइनस में चलता है। वोट स्प्लिट होने के बावजूद भी अगर वो पूरा वोट उनकी ओर कन्वर्ट नहीं हो रहा वोट बैंक, तो ये एडीएमके के लिए जो है चिंता का जी जी। कुछ जो चुनावी मुद्दे हैं मैम, उनकी बात करते हैं। सबसे खास जो यहाँ के अगर कहा जाए कि चुनावी फिजाओं में जो सबसे ज्यादा मुद्दा दिखता है, उनमें एक है विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और उसके साथ ही साथ में ड्रग मेनेस। कैसे आप इनको देखती हैं कि ये कितने बड़े मुद्दे हैं चुनाव में, कितना बड़ा इशू है, और जो विमेन है खासतौर पर जब आधी आबादी वोट करेगी तो इन चीजों को ध्यान में रखेगी? देखिए, विमेन कंपैरेटिवली देखूंगी क्योंकि मैं यूपी में भी रह चुकी हूँ। तमिलनाडु में उन लोग बहुत सेफ है, बेटर है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी इधर एक भी ऐसा अगेंस्ट विमेन नहीं हुआ पोक्सो। क्योंकि जब बीजेपी और एआईएडीएमके के लोगों से बात करते हैं, अभी मैं कुछ दिन पहले बात कर रहा था, वो एक हफ्ते के भीतर उन्होंने 4 बड़ी घटनाएं बताई। अन्ना यूनिवर्सिटी की बात को फिर से एक बार वो बताते हैं, और वो कहते हैं कि ये चीजें रुकी नहीं है बल्कि लगातार बढ़ रही हैं। तो ये अपने आप में फैक्टर है क्या? ये एक फैक्टर हम देखेंगे ना, ये हमेशा हर वुमन तो अपना सेफ्टी चाहती है। जो भी सिचुएशंस इधर है, काफी फैसिलिटीज है। अगर इमीडिएटली हम पुलिस को अप्रोच करना है, हर चीज तो पॉसिबल है। फ्री रात में तो ज्यादातर विमेन इधर ट्रैवल करते हैं, अकेले ट्रैवल करते हैं, बाहर बस्ती से इधर चेन्नई आते हैं, चेन्नई से जाते हैं। अभी आप अंदर जाके वो एक 25 to 40 के बीच में लेडीज से आप बात करेंगे तो कहते हैं अगर कुछ अपना कमरे में मोड आउट भी हो गए तो हम ऐसे सड़क पे चलते हैं, कुछ भी बस पकड़ा, कहीं भी उतर लिए, अब वापस आ गए। तो इतना सेफ्टी तो है, लेकिन सेफ्टी एक मेजर इश्यू तो है। वो मेजर इश्यू को तो कैसे देखेंगे, जिस तरह पुलिस रिएक्ट कर रहा है उस पे देखेंगे। ये ऐसा नहीं कोई एक पार्टी आने में बढ़ जाएगा, एक पार्टी आने में कम हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो एक प्रोसेस में चलेगा। कुछ कुछ एरियाज होगा नोटोरियस, कुछ कुछ एरियाज। इसको कानून, आपने कहा ना कि पुलिस देखती है उसको, दरअसल इसको कानून व्यवस्था से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था को बेहतर रखे। तो अगर महिलाओं को असुरक्षित वो महसूस करती है अपने आप को, कानून व्यवस्था अगर गड़बड़ है, तो जिम्मेदार जो भी सरकार है उस समय की, उसके ऊपर जिम्मेदारी दी जाएगी। ये एक इम्पोर्टेंट इश्यू आप रेज कर रहे हैं। ये पोल, इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स के अलावा भी देखेंगे। सिर्फ एंड सिर्फ पुलिस ही हर जगह पे बियॉन्ड लॉ, एक्सेस लॉ लेते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? कुछ भी पार्टी आता है फिर भी तो उन लोग ले पा रहे हैं। इसके मतलब ये है हर पार्टी को भी तो कुछ ना कुछ गुंडास एंड पुलिस जरूरत पड़ते हैं। इसी वजह से हर पार्टी उन लोगों को यूटिलाइज करता है, जैसे चाहिए वैसा यूटिलाइज करता है। इसी वजह से पुलिस तो बहुत पावरफुल, और उन लोग भी कोई भी लॉ हमको बाइंड नहीं कर सकता, ये फील करते हैं। जब हम इतना फील करेंगे तो अब तो रिसेंट जजमेंट भी आया, वो भी तो देखना है। जैसे उसमें तो कह दिया अगर इन लोग को सस्पेंड करेंगे, नहीं लाइफ इम्प्रिजनमेंट देंगे, वो तो कम हो जाएगा। क्योंकि उन लोगों को पनिशमेंट भी दिया गया है और उन लोगों को फांसी भी अनाउंस किया गया है। तो जैसे देखेंगे तो अब तो जो भी सरकार है उसको एक कंपल्शन आ रहा है पुलिस के साथ भी कम से कम कुछ कुछ केसेस में बहुत स्ट्रिक्टली रहना का है, पब्लिक को मैसेज देना की जरूरत है। तो देखिए क्राइम्स तो नॉर्मल है, जैसे कहाँ पे पुलिस नहीं रहेगा, काम नहीं करेगा, वहां पर ज्यादा होगा। कहाँ भी काम कम करेगा और वहां पर ज्यादा होएगा, अदरवाइज असल में इसको कन्विक्शन रेट से भी जोड़ के देखते हैं। कई बार यहाँ पर जो विपक्षी दल है वो आरोप लगाते हैं कि जो कन्विक्शन रेट है वो 10% से भी कम है। और मैं जल्दी से आपसे चाहूंगा, क्योंकि समय बहुत कम रह गया, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप
जब मुद्दों की बात करते हैं और खासतौर पर दोनों दलों की बात करते हैं, एआईएडीएमके गठबंधन और डीएमके गठबंधन, डीएमके के साथ में कांग्रेस है और एआईएडीएमके के साथ बीजेपी है, किस तरह से आप देखते हैं कि कौन से गठबंधन में अगर हम कहें तो वहां पर ये उनका जो नीचे का अलायंस है, वोट ट्रांसफर है, वो कितना बेहतर है? और खासतौर पर हमने पिछले दिनों देखा है डीएमके और कांग्रेस के बीच में रिफ्ट, कितना ये असर डालेगा? जी, दोनों ही गठबंधनों की बात की जाए तो संतुलित नजर आता है। जिस तरह डीएमके गठबंधन की बात करें तो दलित वोटों के रूप में जो है वीसीके पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी का अपना बेस है। इधर ऑपोजिशन में बात करें तो साथ में डीएमडी के विजयकांत की पार्टी जुड़ चुकी है डीएमके गठबंधन में। वहां दूसरी ओर बात करें तो जो पिछली बार जो मतों का बिखराव था उसको एकीकृत करने का प्रयास पळनिस्वामी ने किया, एडपाडी स्वामी ने। उन्होंने खासकर जो है दिनकरन को साथ में जोड़ा और जो है वासन की टीम के साथ है, तो वो एक तरह से उन्होंने अपना वोट बैंक को सुरक्षित करने की कोशिश की। तो डीएमके ने भी वही अपना पैटर्न अपनाया कि वोट नहीं बिखरे। यह चुनाव मतों के विभाजन पर ही पूरी तरह निर्भर करता है कि निर्णायक असर जो है वोटों का बिखराव ही डालेगा। उसमें जो दो पार्टियां हैं जो गेम स्पॉइलर हो सकती है, टीवीके की विजय और एनटीके, और उनमें भी थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो विजय जो है तीनों जो धड़े हैं उनके वोट काटते नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो जिस तरह से राहुल गांधी प्रचार करने के लिए यहाँ पर नहीं आए, पौंडीचेरी में एक साथ स्टालिन और एक ही दिन राहुल गांधी प्रचार करते रहे लेकिन एक साथ नहीं आए, इनको लेकर के भी बहुत सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। रिफ्ट जरूर है कांग्रेस और डीएमके के बीच, क्योंकि ये एक तमिलनाडु में अक्सर जो है कांग्रेस चुनाव के पहले कोई ना कोई नेता ये हवा जरूर देता है कि हमें सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि 67 के बाद से कांग्रेस कभी वापस आ नहीं पाई। 2006 की बात करें तो 2006 में 35 एमएलए होने के बावजूद भी कांग्रेस को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली थी, जबकि डीएमके अल्पमत सरकार बनी थी। तो उनकी कहीं ना कहीं मांग रही थी या तो मैं सीट ज्यादा मिले या सत्ता में हिस्सेदारी। पिछली बार भी उनकी 18 सीटें थी और इस बार उनको लग रहा था सीटें ज्यादा मिलेगी, वह नहीं मिल पाया। इसलिए कुछ जो है धरातल पर जो है वैचारिक मतभेद थे, हालांकि उसको सॉर्ट आउट करते हुए इन्होंने गठबंधन तो कायम कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं रफ्त जरूर बना। सबसे बड़ी अपील हम एक बार फिर से करेंगे कि आप लोग इलेक्शन वोटिंग के दिन सब लोग बड़ी संख्या में वोट करने के लिए जरूर जाइएगा। और जब हम तमिलनाडु पल्स की बात करते हैं तो जो आप लोग के अपने मुद्दे हैं, जो आप लोगों का अपना विचार है, उनको साथ में लेकर जाइए अपने मन में और एक अच्छी सरकार बनाने के लिए वोट जरूर करिए। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ में, और आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद।